हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीसीएस मेकर पे। मैं मनीष आर्य। फ्रेंड्स, आज जो आपका जो बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ, जो आज का फ्रेंड्स हमारा टॉपिक है बिहार का इतिहास। और बिहार का इतिहास पार्ट 1 हम लोग पढ़ेंगे। और बिहार के इतिहास में जितने भी पार्ट 1 में आपको जो टॉपिक है मैं वो सब कंप्लीट करवाऊँगा। और इसके बाद जो मैं टॉपिक्स बाय में जो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, ये क्लास ले करने के बाद जो आपको लास्ट में मैं क्या करूँगा कि जितने भी ऑब्जेक्टिव रहेगा टॉपिक्स में वो सबका आपको क्लियर करवा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप बिहार एसआई, बिहार एसएससी, बीपीएससी, बिहार कांस्टेबल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा कि अब की बार बिहार एसआई पार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आते हैं अपने पॉइंट पे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो बिहार का प्राचीन इतिहास। तो जितने भी बिहार का जो प्राचीन इतिहास है, जितने भी अच्छे मतलब क्या टॉपिक है वो सब हम लोग आज इसे कवर करेंगे, क्योंकि एक भी एग्जाम आपके आने वाले बीपीएससी लेवल तक एक भी एग्जाम इससे ना छूटे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा थोड़ा सा मैं रीड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिहार का इतिहास बहुत ही समृद्ध और प्राचीन है। तो बिहार का जो इतिहास सही में बहुत ही प्राचीन इतिहास है। ठीक है, और बिहार के अध्ययन के लिए पुरातात्विक, साहित्यिक, यात्रा वृत्तांत एवं अन्य स्रोत भी उपलब्ध है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऋग्वेद में इस क्षेत्र के लिए कीकट एवं अर्थवेद में वात्य शब्द इस्तेमाल किया गया है ऋग्वेद में। ठीक है, और बिहार का उल्लेख रामायण एवं महाभारत में भी किया गया। याद रखिएगा कि बिहार का जो उल्लेख है वो महाभारत में भी किया गया है और रामायण में भी किया गया। देखिए इतना मतलब अच्छा बिहार है अपना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है आपका कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने बक्सर के निकट गुरुकुल में ऋषि विश्वामित्र से शिक्षा ग्रहण की थी। याद रखिए किससे राम जी शिक्षा ग्रहण किए थे, तो विश्वामित्र से शिक्षा ग्रहण किए थे। तो दूसरी ओर बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। याद रखिएगा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जैन धर्म के में तीर्थकर थे, तो याद रखिए 24वें तीर्थकर भगवान महावीर को ऐतिहासिक भूमि में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यहीं पे उनका ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, तो ये थोड़ा सा उससे एक दो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है बिहार के प्राचीन कालीन ऐतिहासिक स्रोत। तो ये देखिए स्रोत है, इसके उनको क्या क्या स्रोत हम लोग को पढ़ना। देखिए साहित्यिक साक्ष्य, यात्रा वृत्तांत और पुरातात्विक साक्ष्य। देखिए साहित्यिक साक्ष्य में हम लोग एक हो जाएगा धार्मिक साहित्य और दूसरा क्या हो जाएगा लौकिक साहित्य। अब धार्मिक साहित्य में जो इतने भी ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ये सब अंगुत्तर निकाय, ठीक है, दृढ़ निकाय, ये सब हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, मैं सब पढ़ाऊंगा। आप देखिए यात्रा वृत्तांत में क्या मेगास्थनीज और इंडिका पुस्तक को मतलब क्या किए थे, मतलब इसके राइटर हैं। और फाह्यान की यात्रा वृत्तांत, हेनसांग सीयू की, ये सब मैं आपको टॉपिक क्लियर करवाऊंगा। और अशोक के स्तंभ, अशोक के शिलालेख, गुप्तकालीन अभिलेख, ये सब जितने भी फ्रेंड्स हैं ये मैं सबको क्लियर करवाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य है। ठीक है, बौद्ध धर्म का इतिहास लामा तारनाथ और रामचरित के संध्याकर नंदी, ये इसके बारे में हम लोग सबको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आता है कि बिहार के इतिहास को निम्नलिखित कालखंडों में बांटा जा सकता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा जो आपको इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, वो आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। देखिए सबसे पहले पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो है 1 लाख ईसा पूर्व से है। ठीक है, याद रखिएगा ये। आगे नेक्स्ट आपका देखिएगा कि प्रारंभिक पूरा पाषाण काल में के अवशेष फाल, खुरपी, चाकू, कुल्हाड़ी आदि है। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा इसको रीड करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि यह साक्ष्य गया की जेठियन व पेमाड़ी घाटी, मुंगेर की भीम बांध व पैसरा, नालंदा आदि से उत्खनन के क्रम में प्राप्त हुआ था। ये सब जितने भी है वो कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ध्यान रखिएगा कि गया की जेठियन व पेमार घाटी, मुंगेर की भीम बांध व पैसर, नालंदा आदि से उत्खनन के क्रम में यह प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो हो गया पूरा पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मध्य पाषाण काल 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि मध्य पाषाण काल का काल क्या है। ठीक है, और ये पूरा पाषाण काल का काल क्या है, तो याद रखिएगा 1 लाख ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। अब देखिए इस काल के अवशेष बिहार में मुख्यतः मुंगेर जिले से प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा इसका जो अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो बिहार के मुंगेर जिला से प्राप्त हुआ है। आगे देखिए नेक्स्ट है आपका कि छोटे आकार के प्रस्तर निर्मित तेज हथियार तथा नोक वाले औजार भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना, तो ये भी थोड़ा सा आप लोग पॉइंट को देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल कब है, तो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक है नव पाषाण काल है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा हम लोग यहाँ पे देखते हैं और इसके बारे में देखते हैं कि कौन सा कहाँ से प्राप्त हुआ है हमें। तो इस काल के ऐतिहासिक साक्ष्यों में सूक्ष्म औजारों से एक साथ साथ हड्डी निर्मित उपकरण प्रमुख है। ठीक है, तो ये मतलब कौन सा निर्मित प्रमुख है, तो याद रखिए हड्डी निर्मित उपकरण प्रमुख है, जो मुख्यतः चिरांद, सारण, मनेर, पटना, चेचर व कुतुबपुर, वैशाली
सेनुआर, रोहतास एवं ताराडी गया से मिले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स थोड़ा सा इसको आप लोग अच्छे से इसको रीड कर लीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी लेवल तक में एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका कि चिरांद हड्डी के उपकरणों के लिए पूरे देश में विख्यात है। ये इंपॉर्टेंट है कि चिरांद किसके लिए फेमस है पूरे विश्व में, तो याद रखिएगा, तो हड्डी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखिए आपका नेक्स्ट है ताम्रपाषाण काल। ठीक है, तो ताम्रपाषाण का जो काल है वह 1000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के बीच। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा रीड करते हैं कि इस काल में बिहार संस्कृति रूप से विकसित हुआ एवं कृषि तथा पशुओं को पालतू बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ। तो कब हुआ था, तो ताम्रपाषाण काल में ही यह शुरू हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट है आपका कि इस काल में काले एवं लाल मृदभांड के साक्ष्य भी मिले हैं। याद रखिएगा, कब मिले, तो ताम्रपाषाण काल में काले एवं लाल मृदभांड साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका कि इस काल के साक्ष्य चिरांद, सारण, सोनपुर, गया, मनेर, पटना, चेचर, वैशाली, राजगीर, सासाराम, भागलपुर आदि में से मिले हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आपका है लौह काल। अब लौह काल के बारे में हम लोग देखते हैं कि लौह काल के बारे में, तो लौह काल में है क्या कि इस काल को उत्तर वैदिक काल भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है कि उत्तर वैदिक काल किस काल को कहा जाता है, तो लौह काल को कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है आपका कि इस काल में उत्तर बिहार के क्षेत्र में मानव बस्तियों के संकेत मिलते हैं। तो मानव बस्तियों के संकेत कहाँ मिलते हैं, तो लौह काल के उत्तर बिहार में मिलते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है आपका कि इस काल में कृषि कार्यों में लोहे का प्रयोग प्रारंभ होने लगा था। तो लौह काल में ही क्या हुआ था कि कृषि कार्यों में लोहे का प्रयोग होने लगा था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट फिर है क्या कि वैदिक काल में बिहार। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग बिहार का इतिहास पढ़ रहे हैं ना, तो इसके बारे में जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे, इसीलिए मैं आपको पहले क्या कर रहा हूँ कि पहले आपको ये टॉपिक क्लियर करवा दे रहा हूँ, उसके बाद इससे रिलेटेड टॉपिक्स बाय टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे, तो आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो बस एक बार रीड कीजिए अच्छे से। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए, इसको नोट डाउन कीजिए, और इसका पीडीएफ पाने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, उससे आप ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वैदिक काल में बिहार तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट है कि बिहार में आर्यों का विस्तार लगभग 1000 से 800 ईसा पूर्व में मध्य हुआ था। तो आर्यों का विकास कब हुआ था बिहार में, तो 1000 से 800 ईसा पूर्व। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है कि इस काल के अंतर्गत सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन मिलता है। तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि शतपथ ब्राह्मण में वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन मिलता है। कहाँ पे, तो याद रखिएगा, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र में मिलता है शतपथ ब्राह्मण का साक्ष्य। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स कि वायु पुराण में गया क्षेत्र के असुरों का राज कहा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि वायु पुराण में गया क्षेत्र को क्या कहा गया है, तो असुरों का राज किसे कहा गया है, तो गया क्षेत्र को। याद रखिएगा, ये वायु पुराण में कहा गया है। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, आगे यहाँ पे आपका है वायु पुराण, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। वायु पुराण में कीकट को एक अपवित्र प्रदेश कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा कि वायु पुराण में कीकट को क्या कहा गया है, तो अपवित्र प्रदेश कहा गया है। ठीक है, आगे देखिए आपका नेक्स्ट है कि वायु पुराण में राजगीर, गया, पुनपुन आदि को पवित्र क्षेत्र कहा गया है। तो याद रखिए, क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आते हैं कि वायु पुराण में पवित्र, इसमें से कौन से पवित्र क्षेत्र हैं, कौन इसमें से नहीं है, तो याद रखिएगा राजगीर, गया, पुनपुन है, और जो नहीं रहेगा उसमें टिक कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि विदेह क्षेत्र में आर्यों के बसने तथा विदेह माधव द्वारा अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ अग्नि का पीछा करते हुए सदा नीरा नदी तक पहुंचने का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। तो ये भी थोड़ा सा एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट है आपका टॉपिक, देखिएगा कि सदानीरा नदी की पहचान बिहार की गंडक नदी से की गई है। तो बिहार की गंडक नदी से किस नदी की पहचान की गई है, तो याद रखिएगा सदानीरा नदी की पहचान की गई है। आगे देखिए कि विदेह राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम यजुर्वेद में मिलता है। इंपॉर्टेंट है, विदेह राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है, तो याद रखिएगा यजुर्वेद में मिलता है। यह उत्तर वैदिक काल में बिहार का महत्वपूर्ण राज्य भी था। याद रखिएगा, उत्तर बिहार का महत्वपूर्ण राज्य कौन था, तो उत्तर वैदिक काल था।
आगे देखिए नेक्स्ट है आपका कि वाल्मीकि रामायण में मलद और करुणा शब्द का उल्लेख बक्सर के लिए किया गया है। तो याद रखिएगा कि बक्सर के लिए कौन सा शब्द वाल्मीकि रामायण में किए हैं, तो मलद और करुणा का, याद रखिए मलद और करुणा का किए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ है महाजनपद काल, ये भी इंपॉर्टेंट और इसी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं महाजनपद काल से, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं और इसको याद भी करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट है क्या कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 बड़े बड़े राज्यों में बांटा था जो महाजनपद कहलाते थे, ठीक है। तो 16 बड़े बड़े राज्यों में बांटा था, उसे क्या कहते हैं, महाजनपद कहलाते हैं, ठीक। आगे देखिए कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म का ग्रंथ कौन है, तो अंगुत्तर निकाय है, और जैन ग्रंथ कौन है, तो भगवती सूत्र में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो याद रखिएगा 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो कहाँ पे मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र में मिलता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में पूछे हुए, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है कि 16 महाजनपदों में मगध, कौशल, वत्स और अवंती सबसे शक्तिशाली राज्य थे। तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन है, तो मगध याद रखिएगा, कौशल, वत्स और अवंती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट है कि मगध, अंग एवं वज्जी संघ बिहार में स्थित महाजनपद थे। तो याद रखिएगा कि बिहार में स्थित महाजनपद कौन कौन थे, इनमें से कौन नहीं है, तो याद रखिएगा मगध है, अंग है, वज्जी है, और जो नहीं रहेगा उसको टिक कर दीजिएगा। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है आपका कि अंग महाजनपद। अब देखिए अंग महाजनपद की राजधानी क्या है, तो चंपा है, ठीक है। और पुराणों तथा महाभारत में चंपा का पूरा नाम क्या है, तो मालिनी था। याद रखिएगा कि चंपा का पूरा नाम क्या था, तो मालिनी था। नेक्स्ट है आपका कि भागलपुर एवं मुंगेर के आसपास के क्षेत्र से संबंधित ये था, ठीक है। आगे देखिए कि अंग सबसे पूर्वी महाजनपद था। सबसे पूर्वी महाजनपद कौन था, तो याद रखिएगा अंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन ना छूटे आपका। नेक्स्ट है आपका कि अंगराज का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थवेद में मिलता है। तो अंगराज का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो याद रखिएगा अर्थवेद में मिलता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका कि पाल साहित्य में भी अंगराज का उल्लेख मिलता है, ठीक है। आगे देखिएगा कि नेक्स्ट है आपका कि हिंगसांग भागलपुर के आसपास के क्षेत्र को चेनपो कहता था। चेनपो कहता था। हिंगसांग भागलपुर के आसपास के क्षेत्र क्या कहता था, तो चेनपो कहता था। नेक्स्ट है आपका कि बिंबिसार के अंग जनपद को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। तो बिंबिसार ने अंग जनपद को मगध साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है आपका कि मगध महाजनपद। मगध महाजनपद की राजधानी क्या है, तो याद रखिए क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो गिरिवज राजगीर में है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका देखिएगा आधुनिक पटना और गया के जिले प्राचीन मगध में सम्मिलित थे, ठीक। आगे देखिएगा नेक्स्ट है आपका कि मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थवेद में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है कि मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है, तो अर्थवेद में मिलता है। आगे है आपका नेक्स्ट कि पाली साहित्य में मगध के संबंध में विस्तृत वृत्तांत मिलता है। पाली साहित्य में मगध के संबंध में विस्तृत वृत्तांत किस में मिलता है, तो याद रखिएगा मगध में मिलता है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट है कि चंपा नदी मगध तथा अंग महाजनपद को पृथक करती थी, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आपका वज्जी संघ है, ठीक है। वज्जी संघ हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। राजधानी याद रखिए वैशाली है, इंपॉर्टेंट है ये। और याद रखिएगा कि वज्जी महाजनपद 8 कुलों का संघ था। कितने कुलों का संघ था, तो 8 कुलों का संघ था। यहाँ पे देखिए वज्जी हो गया, लिच्छवी हो गया, ज्ञात्रिक हो गया, विदेह हो गया, उग्र हो गया, भोग हो गया, कुरु हो गया और इक्ष्वाकु हो गया। तो ये फ्रेंड्स ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा कि 8 कुल संघ कौन कौन थे, ठीक है। आगे आपका नेक्स्ट कि वज्जी संघ उत्तरी बिहार में स्थित था। वज्जी संघ कहाँ स्थित है, तो उत्तरी बिहार में स्थित था। नेक्स्ट है आपका कि वर्तमान बिहार के वैशाली और मुजफ्फरपुर जिले के आसपास के क्षेत्र इसमें शामिल थे, ठीक ना। नेक्स्ट है आपका कि जिसमें कुंडलग्राम के ज्ञात्रिक, वैशाली के लिच्छवी एवं मिथिला के विदेह प्रमुख थे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आपका देखिएगा कि वज्जी संघ का लिच्छवी गणराज्य इतिहास में ज्ञात प्रथम गणतंत्र राज्य था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, देखिएगा कि वज्जी संघ का लिच्छवी गणराज्य इतिहास में ज्ञात प्रथम गणतंत्र राज्य था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि कौटिल्य ने लिच्छवी राज्य का उल्लेख राज शब्दोजीवी संघ के रूप में किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट है आपका कि कुंडग्राम के ज्ञात्रिक गणराज्य के प्रमुख सिद्धार्थ के
कि यहाँ महावीर का जन्म हुआ था। तो याद रखिएगा कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडनग्राम। याद रखिए कुंडग्राम के ज्ञात्रिक गणराज्य के प्रमुख सिद्धार्थ के यहाँ महावीर का जन्म हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम में किसके यहाँ, तो सिद्धार्थ के यहाँ। इनके पिता का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। ठीक है, आगे देखिए आपका नेक्स्ट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि महावीर की माता त्रिशला लिच्छवी राज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। याद रखिएगा महावीर की जो माता कौन थी, त्रिशला थी, और कौन थी, तो लिच्छवी राज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। आगे है कि वैशाली की नगर वधू का खिताब प्रसिद्ध नर्तकी अम्रपाली को दिया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि वैशाली की नगर वधू का खिताब प्रसिद्ध नर्तकी किसे दिया गया था, तो आम्रपाली को दिया गया था। आगे आपका नेक्स्ट क्या कि लिच्छवियों ने प्रसिद्ध कातागरशाला का निर्माण महात्मा बुद्ध के निर्माण हेतु करवाया था। आगे आपका नेक्स्ट कि वैशाली राजवंश का प्रथम शासक नमेदिष्ट तथा अंतिम शासक सूति का प्रमाणित इसमें प्रमाती था। ठीक है, आगे आप देखिएगा कि यजुर्वेद में सबसे पहले विदेह राज्य का उल्लेख मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है कि किस वेद में सबसे पहले विदेह राज्य का उल्लेख मिलता है, तो यजुर्वेद। याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए विदेह वंश की स्थापना इक्ष्वाकु के पुत्र निमि विदेह द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे देखिएगा कि विदेह वंश के द्वितीय शासक मिथिजनक विदेह ने मिथिला की स्थापना किया था। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि विदेह वंश के द्वितीय शासक मिथिजनक विदेह ने, तो मिथिला की स्थापना किसने किया था, तो याद रखिए मिथिजनक विदेह ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा कि विदेह वंश के 25वें शासक सिरध्वज जनक की पुत्री सीता का विवाह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से हुआ था। तो यहाँ पे देखिएगा विदेह वंश के 25वें शासक कौन, तो सिरध्वज जनक की, सिरध्वज जिनको जनक कहते हैं ना, तो जनक जी की पुत्री कौन है, तो सीता है। तो सिरध्वज जनक की पुत्री सीता का विवाह किससे हुआ था, पुरुषोत्तम श्री राम से हुआ था। आगे आपका है कि जनकपुर अब कहाँ पे है, तो याद रखिए अब नेपाल में है, जो मिथिला राज्य की राजधानी थी। तो मिथिला राज्य की राजधानी कौन थी, तो जनकपुर, जो अभी वर्तमान में कहाँ है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखिएगा नेपाल में है। आगे देखिएगा नेक्स्ट है आपका कि विदेह वंश का अंतिम शासक करल जनक थे। विदेह वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो करल जनक थे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं राजधानी से। महाजनपद जो 16 है उसके राजधानी, काशी की राजधानी वाराणसी है, कौशल की श्रावस्ती है, अंग का चंपा है, मगध का राजगिरी गिरिव्रज है, वज्जी का वैशाली। ये पाँचों बहुत बार एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन फ्रेंड्स। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए ये मल्ल आपका कुशीनगर एवं पावा, ये भी पूछे हुए। चेदी या चेती शक्तिमती आधुनिक बुंदेलखंड में है। वत्स का कौसंबी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आपका है नेक्स्ट पांचाल, उत्तरी पांचाल अहिच्छत एवं दक्षिणी पंचाल कंप्लीट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखिए मत्स्य विराटनगर, सूरसेन मथुरा, ये इंपॉर्टेंट है। अस्मक पोतना या पोटली दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। याद रखिएगा कौन, तो पोतना अस्मक। आगे देखिएगा अवंती, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तरी उज्जैनी या दक्षिणी महिष्मती, गंधार ये तक्षशिला, ये भी इंपॉर्टेंट है। कंबोज राजपुर या हाटक कश्मीर, कुरु इंद्रप्रस्थ। तो फ्रेंड्स जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे और इनके बारे में अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग ये जो मगध साम्राज्य पढ़ रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स ये कैसे इंपॉर्टेंट है, बृहदत्त वंश, हर्यक वंश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शिशुनाग वंश और नंद वंश। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, तो बिंबिसार है। इसके शिशुनाग है, शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग, याद रखिएगा। और नंद वंश के संस्थापक महानंदी हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखते हैं इसको हम लोग आज कवर कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है आपका कि मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। मतलब 16 महाजनपदों में से एक कौन था, तो मगध था। ठीक है, मगध का सर्वप्रथम वर्णन अर्थवेद में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है कि मगध का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है, तो अर्थवेद में मिलता है। इसकी स्थिति मूलतः दक्षिण बिहार के क्षेत्र में थी। आगे देखिए कि आधुनिक पटना एवं गया जिले इसमें शामिल थे और इसकी राजधानी राजगिरी थी, जो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी राजधानी कहाँ थी, तो याद रखिएगा राजधानी राजगिरी थी। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा मगध की सीमा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है आपका कि मगध की सीमा है। तो मगध का सीमा याद रखिएगा कि जो हम लोग डायरेक्शंस पढ़ते हैं वो है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर में गंगा नदी, पश्चिम में चंपा,
पूरब में चंपा हो गया, पश्चिम में सोन नदी हो गया और दक्षिण में विंध्य पर्वत हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि मगध की राजधानी कालांतर में पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई थी। याद रखिए, मगध की राजधानी कालांतर में कहाँ पे स्थापित हुई थी? तो पाटलिपुत्र में स्थानांतरित हुई थी। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका कि बृहदत्त वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए बृहदत्त वंश राजधानी गिरिवर्ज या राजगिरी है। किसका? तो याद रखिएगा, बृहदत्त वंश की राजधानी कहाँ पे है? तो गिरिवर्ज, इसे राजगिरी कहते हैं। आगे है कि सबसे प्राचीनतम राजवंश था, सबसे पुराना राजवंश कौन था? तो याद रखिए, बृहदत्त वंश। बृहदत्त ने इस वंश की स्थापना की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बृहदत्त का पुत्र जरासंध एक पराक्रमी शासक था। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बृहदत्त का पुत्र कौन था? तो जरासंध किसका पुत्र था? तो बृहदत्त का शासक था। श्री कृष्ण की सहायता से पांडव पुत्र भीम ने जरासंध को मल्ल युद्ध में मार दिया था। ठीक है, आगे देखिए आपका नेक्स्ट है रिपुंजय इस वंश का अंतिम शासक था। याद रखिएगा कि इस वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त वंश का। तो याद रखिएगा रिपुंजय, और उसके मंत्री पुलिक ने रिपुंजय की हत्या करवा दी थी। तो सब एक हत्या करवा दी थी। आगे देखिए हर्यक वंश इंपॉर्टेंट है, 545 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं हम लोग ये चार्ट को। तो देखिए पहले तो हर्यक वंश के स्थापना बिंबिसार ने किया था। इसकी राजधानी गिरिवर्ज राजगीर है और प्रमुख शासक बिंबिसार और उसका बेटा अजातशत्रु, और अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा चार्ट को आप लोग देख लीजिएगा। आगे है फ्रेंड्स आपका, आगे हर्यक वंश से जुड़े प्रमुख तथ्य, तो इनसे जुड़े जो प्रमुख तथ्य है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए बृहदत्त वंश के पश्चात मगध में जो नया राजवंश सत्ता में आया वह हर्यक वंश के नाम से विख्यात हुआ था। तो किससे विख्यात हुआ था? तो हर्यक वंश के नाम से वह विख्यात हुआ था। उसका देखिए कि इस वंश के बिंबिसार एवं अजातशत्रु महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। ठीक, बिंबिसार एवं अजात जो शत्रु से महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका कि इस वंश को प्रतिहंता वंश के रूप में भी जाना जाता है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस वंश को प्रतिहंता के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिए हर्यक वंश को। कितने बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे हुए। ठीक है, अब देखिए आपका है बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व में। देखिएगा कि जैन साहित्य में इसे श्रेणिक कहा गया है। जैन साहित्य में बिंबिसार को कहा गया है? तो श्रेणिक कहा गया है। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने वंश का विस्तार किया था। और देखिएगा यहाँ पे ये क्वेश्चन आते हैं कि प्रथम विवाह हुआ था लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की बहन चेलना के साथ विवाह किया गया। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, किसके साथ हुआ था? द्वितीय विवाह हुआ था कौशल नरेश प्रेसनजीत की बहन महाकोशला से विवाह किया। इसे दहेज में काशी का प्रांत प्राप्त हुआ था। तो यही काशी का दहेज कहाँ से प्राप्त हुआ था? द्वितीय जब विवाह हुआ था कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन से, महाकोशला से जब उनका ब्याह हुआ था तो उनके पिता दहेज में उन्हें काशी दे दिया था। आगे देखिए तृतीय विवाह जो इनका हुआ था मर्द देश पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया गया था। ठीक है, और बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंडप्रद्योत की पीलिया रोग के उपचार हेतु भेजा था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट है आपका कि बिंबिसार प्रथम शासक था जिसने अस्थाई सेना रखी थी। वह कौन ऐसा प्रथम शासक था जिसने अस्थाई सेना रखी थी? तो याद रखिए बिंबिसार। ठीक है, आगे देखिए कि बिंबिसार को सैन्य नाम से भी संबोधित किया जाता था। आगे देखिए नेक्स्ट है आपका कि बिंबिसार ने राजगिरी नामक नवीन नगर की स्थापना की थी। याद रखिएगा नवीन नगर की स्थापना किसने की थी? तो बिंबिसार ने। आगे आपका नेक्स्ट कि बिंबिसार ने ही सर्वप्रथम अपनी सेना में हाथियों का प्रयोग किया था। ठीक है, किसने? तो हाथियों ने बिंबिसार ने किया था। नेक्स्ट है आपका कि बिंबिसार ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया परंतु जैन और ब्राह्मण धर्म के प्रति भी उसकी संहिता बनी रही। ठीक है, और बिंबिसार का जो निधन हुआ था 492 ईसा पूर्व में हो गया था। बिंबिसार का निधन हो गया था। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं अजातशत्रु। ठीक है, अब अजातशत्रु के बारे में पढ़ते हैं।
जो बिंबिसार का क्या था, तो पुत्र था अजातशत्रु। इनका जो कार्यकाल था 492 ईसा पूर्व से लेके 460 ईसा पूर्व था। ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं कि अजातशत्रु को कुनिक के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है कि अजातशत्रु को किस नाम से जाना जाता था, कुनिक के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है आपका कि अजातशत्रु ने कौशल नरेश प्रसेनजित को पराजित कर उसके पुत्र वजीरा से विवाह किया था। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका कि अजातशत्रु ने अपने मंत्री वास्कर को भेजकर वजी संघ में फूट डाल दी। ये इंपॉर्टेंट है, बस इसको एक बार रीड कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, रीड कीजिएगा तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, कभी कभी आपको लगता होगा कि बिहार जीके से एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाता है, तो उसका रीज़न फ्रेंड्स ये है कि आप उसे डीपली में अध्ययन नहीं करते हैं। आप प्लीज़ आप उसे डीपली में स्टडी कीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और डीपली में स्टडी करने के बाद प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि उसका ऑब्जेक्टिव आप ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि आप अगर एडिटोरियल सर को फॉलो करते होंगे तो वो भी यही बताते हैं कि अगर आप कोई भी चीज़ अगर स्टडी करते हैं तो उसका आप ऑब्जेक्टिव तुरंत बनाएं। अगर आप ऑब्जेक्टिव बनाते हो तो आपका माइंड में तुरंत क्या होता है ना कि उस क्वेश्चन चला जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं जो आपका टॉपिक जो आज लिया हूँ इसके तुरंत बाद मैं आपका ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, तो आपको खुद पता चल जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो प्लीज़ एक बार विश्वास करके पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल से जुड़िए, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें बिहार जीके और बिहार एसआई का जो भी आपका सेट अभी आ रहा है मैं वो आपको कंटिन्यू लाऊंगा। और प्लीज़ आप इसे जरूर देखिएगा और हाँ, स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। नेक्स्ट है आपका कि अजातशत्रु ने लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली को जीतकर मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। ये इंपॉर्टेंट है कि अजातशत्रु ने लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली को जीतकर मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। ठीक है, आगे देखिए आपका कि अजातशत्रु ने महाशिलाकंटक एवं रथ मूसल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग भी किया था। आगे आप देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे ये है कि यह बौद्ध तथा जैन मतों का पोषक था। आगे देखिए कि उसके शासनकाल के 8वें वर्ष 483 ईसा पूर्व में बौद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है कि 8वें वर्ष यानी कि 483 ईसा पूर्व में बौद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, यानी कि बौद्ध की जो मृत्यु हो गई थी उसे हम लोग महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में हो गया था। ठीक है, आगे देखिएगा कि उसने राजगिरी के में स्तूप का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो राजगिरी में स्तूप का किसने निर्माण कराया था, तो बौद्ध भगवान ने बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया था राजगिर में। आगे है कि इसके शासनकाल में राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। ये इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा कि ये जो आपका अजातशत्रु है इसके ही शासनकाल में क्या हुआ था कि पहला जो है वो बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो इसके यानी कि अजातशत्रु के शासनकाल में राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेफरेंस है। ठीक है, आगे देखिए अजातशत्रु ने मल्ल संघ एवं अवंती राज्य पर भी विजय प्राप्त की थी। आगे देखिए आपका नेक्स्ट है, सिंहली अनुसूतियों के अनुसार उसने लगभग 32 वर्षों तक शासन किया था। तो आगे देखिए नेक्स्ट है आपका कि 460 ईसा पूर्व में इसके पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दी थी। तो याद रखिएगा पहले किसने, तो बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की और अजातशत्रु की हत्या उनके पुत्र उदयन ने कर दी थी। तो ऐसे इनका चलता रहा। आगे देखिए नेक्स्ट है आपका उदयन 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व में। ठीक है, देखिए फर्स्ट में है क्या कि उदयन को बौद्ध ग्रंथों में प्रतिहंता एवं जैन ग्रंथों में प्रतिभक्त कहा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि उदयन को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया, तो प्रतिहंता कहा गया है और जैन ग्रंथों में प्रतिभक्त कहा गया है। आगे देखिए नेक्स्ट है आपका कि उदयन अजातशत्रु के शासनकाल में चंपा का राज्यपाल था। ठीक है, आगे देखिए उदयन जो था वो जैन मतानुयायी था। नेक्स्ट है आपका कि उदयन ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम तट पर पाटलिपुत्रा यानी कि कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाई थी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आया कि उदयन ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम तट पर किसका निर्माण किया था, तो पाटलिपुत्रा नामक नगर की स्थापना की थी और इसकी राजधानी भी बनाई थी। आगे आपका नेक्स्ट कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उदयन के 3 पुत्र थे, नागदशक, अनिरुद्ध और मुंडक थे। नेक्स्ट है आपका कि उपदेश सुनने के दौरान उदयन को अवंती के राजा पोलक ने धोखे से उसके पुत्र द्वारा हत्या करवा दिया था। तो किसने हत्या करवा दिया था? तो याद रखिए उदयन को अवंती के राजा पोलक ने धोखे से उसके पुत्र द्वारा हत्या करवा दिया था।
नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नोट में कुछ लिखा हुआ है कि हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक था। ये इंपॉर्टेंट है कि हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? नागदशक। इसको उसके अमात्य शिशुनाग ने पदच्युत कर मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया और शिशुनाग नामक एक नए वंश की नींव रखी थी। ठीक है, तो नोट में थोड़ा सा एक याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे शिशुनाग वंश, जो इसका जो कार्यकाल था 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। तो इसका हम लोग जो भी टॉपिक है इसको हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, नंद वंश के जो यहाँ पे हम लोग नंद वंश पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग है, राजधानी वैशाली है। फिर बाद में क्या हुआ? पाटलिपुत्र हो गया था। इसके प्रमुख शासक शिशुनाग, उसके बाद कालाशोक थे। ठीक है, आगे की देखिए प्रमुख घटनाक्रम, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था यहाँ पे। ठीक है, बौद्ध धर्म का हीनयान तथा महायान की शाखा में बंटवारा हुआ था। ठीक, और अंतिम शासक कौन था? तो याद रखिए नंदी वर्धन था। ठीक है ना, तो ये हम लोग देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले हम लोग शिशुनाग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो शिशुनाग जो है वो 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व। देखिए शिशुनाग वंश का संस्थापक, शिशुनाग जो है वंश का संस्थापक था कौन? शिशुनाग ही था। आगे हम लोग देखते हैं कि इसने वत्स तथा अवंती राज्य पर विजय प्राप्त कर मगध साम्राज्य को में मिला लिया था। किस में मिला लिया था? तो मगध साम्राज्य में वत्स तथा अवंती राज्य को मिला लिया था। इसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाई थी। किसने? तो शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाई थी। शिशुनाग ने 18 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्षों तक शासन किया था? तो याद रखिएगा 18 वर्षों तक इसने शासन किया था। आगे देखिए, अब कालाशोक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व में। तो इसे पुराण तथा दिव्यावदान में काकवर्ण कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा कि कालाशोक को पुराण तथा विद्यावदान में काकवर्ण कहा गया है। ठीक है, किसे कहा गया? तो कालाशोक को कहा गया है। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्रा को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है ना, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे कि शिशुनाग जो है वो इसे वैशाली राजधानी बनाया था। उसके बाद पुनः कालाशोक इसे वैशाली से हटा क्या पाटलिपुत्र राजधानी बना दिया था। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है और फ्रेंड्स ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि इसने वैशाली को, ये हो गया स्थान पर, पुनः पाटलिपुत्रा को अपनी राजधानी बनाई। और इसी के काल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। पहला अजातशत्रु के समय में हुआ था और दूसरा किस में समय में हुआ था? तो याद रखिए कालाशोक। ठीक है फ्रेंड्स, वैशाली में हुआ था और इसी समय बौद्ध संघ 2 भागों में बट गया था, महासंघीय और स्थावीर। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट है आपका कि बाणभट्ट रचित हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने 366 ईसा पूर्व में चाकू मारकर कर दी थी। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं कि बाणभट्ट के रचयिता कौन है? तो हर्षचरित, और इसकी हत्या किसने की थी? तो कालाशोक की हत्या महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने की थी 366 ईसा पूर्व में। तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कालाशोक ने 28 वर्षों तक शासन किया था। ठीक, आगे देखिएगा कि महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के बाद उसके 10 पुत्रों ने मगध पर 366 से 344 ईसा पूर्व में 22 वर्षों तक क्या किया था? तो याद रखिएगा शासन किया था। और याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंदी वर्धन था। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब हम लोग नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे नंद वंश देखिए 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि नंद वंश के संस्थापक कौन है? तो महापद्मनंद, राजधानी पाटलिपुत्र। प्रमुख शासक कौन है? तो महापद्मनंद, धनानंद उनका नाम है। और अंतिम शासक कौन है? तो धनानंद है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका कि शिशुनाग वंश के शासक नंदीवर्धन का वध एवं शूद्र दासी पुत्र महापद्मनंद ने कर नंद वंश की स्थापना की। तो देखिए फ्रेंड्स, शिशुनाग वंश के शासक नंदीवर्धन, याद रखिएगा नंदीवर्धन का वध एक शूद्र दासी पुत्र महापद्मनंद ने कर नंद वंश की स्थापना की थी। आगे आपका है कि नंद वंश में कुल 9 राजा हुए और इसी कारण उन्हें नवनंद कहा जाता है। याद रखिए, नवनंद क्यों कहा जाता है? तो 9 राजा हुए थे इसलिए इसे नवनंद कहा जाता है। आगे फ्रेंड्स आपका महापद्मनंद, तो यह गैर क्षत्रिय शूद्र शासकों में प्रथम था। इसने प्रथम बार कलिंग की विजय की।
प्रथम बार कलिंग की विजय किसने की थी? तो महापद्म नंद ने की थी। नेक्स्ट है कि महापद्म नंद को सर्वक्षातांत्र यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव यानी कि दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है। किसे कहा गया? दूसरे परशुराम का अवतार याद रखिएगा महापद्म नंद को कहा गया है। आगे आपका नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि पुराणों में इसे एक छत्र व एक राट शासक कहा गया है। पुराणों में इसे क्या कहा गया है? तो एक रक्ष, एक छत्र व एक राट शासक कहा गया है। नेक्स्ट है आपका कि इसके द्वारा खुदाई कई नहर का निर्माण खारवेल ने अपने हाथी गुम्फा अभिलेख में किया था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे है धनानंद। अब धनानंद के बारे में देखते हैं कि यह सिकंदर का समकालीन था। ग्रीक यूनानी लेखकों ने इसे अग्रमीज कहा है। याद रखिएगा कि ग्रीक यूनानी लेखकों ने धनानंद को क्या कहा है? तो अग्रमीज कहा गया है। किसने कहा है? तो याद है ग्रीक यूनानी ने कहा है। नेक्स्ट है आपका कि इसने जनता पर बहुत से कर आरोपित किए थे जिससे जनता असंतुष्ट थी। इसके जैन अमात्य शक्टाय एवं स्थूलभद्र थे। तो याद रखिएगा इसके जैन अमात्य कौन थे? तो शक्टाय एवं स्थूलभद्र थे। चाणक्य की मदद से इसे मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी थी। तो याद रखिएगा कि चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी थी। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मौर्य वंश क्या। तो ये देखिएगा मौर्य वंश, तो सबसे पहले है कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य चाणक्य की सहायता से की थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य 323 से 298 ईसा पूर्व है। देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है कि एस्टेब्रो एवं जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस एवं प्लूटार्क व एरियन ने एंड्रोकोटस कहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखिएगा हमारा नेक्स्ट है क्या कि सेंड्रोकोटस की पहचान सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। नेक्स्ट है आपका 305 ईसा पूर्व सेल्यूकस निकेटर से युद्ध में विजित होने के उपरांत चंद्रगुप्त को एरिया यानी कि काबुल, अराकोशिया, कंधार, जेड्रोसिया, मकरान तथा पिरीमेसिदाई यानी कि हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। ठीक है, आगे देखिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपका कि सेल्यूकस की पुत्री हेलेन के से चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है कि सेल्यूकस की पुत्री हेलेन से चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था। चंद्रगुप्त का विवाह किससे हुआ था? तो हेलेन से हुआ था। किसकी पुत्री? तो सेल्यूकस की पुत्री से। आगे देखिएगा कि सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। किसने भेजा था? तो चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस ने अपने राजदूत को मेगास्थनीज के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था कौन? तो सेल्यूकस। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका कि मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की थी। इसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। ये इंपॉर्टेंट है कि मेगास्थनीज के निर्माण किसने? इंडिका की रचना है मेगास्थनीज की। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है आपका कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले गए और वहीं शल्लेखन विधि से अपना प्राण त्याग दिया। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन भूमि भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला में चले गए थे और उनका वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई थी। आगे नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौटिल्य या चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो कौटिल्य चाणक्य ने की थी। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका है बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार देखिएगा क्या है कि 298 से 272 ईसा पूर्व में। तो बिंदुसार को अमित्रघात, वज्रसेन, सिंहसेन आदि कहा गया है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसे कहा गया? तो बिंदुसार को। इसके बाद देखिएगा कि इसके दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत डायमेकस एवं मिस्र के शासक टालमी द्वितीय, फिलाडेल्फियस का राजदूत डैनोसियस मौर्य दरबार में आए थे। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्या है कि सीरिया के शासक कौन है? तो एंटियोकस का राजदूत डायमेकस एवं मिस्र के शासक टालमी द्वितीय, फिलाडेल्फ का राजदूत क्या कौन है? तो डायोनिसियस मौर्य के किसके दरबार में आए थे? तो मौर्य के दरबार में आए थे। नेक्स्ट है आपका कि बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, आगे नेक्स्ट है आपका कि बिंदुसार के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवस रहता था। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स आपका यहाँ पे क्या है? अशोक 272 से 232 ईसा पूर्व। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिहली
अनुसूत्रियों के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन प्राप्त किया था। देखिए कितना 99 भाई को हत्या किया था। आगे नेक्स्ट है कि राज सिंहासन प्राप्त होने के 4 वर्ष उपरांत 269 ईसा पूर्व में राजाभिषेक भी हुआ था। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स आपका कि अशोक राजाभिषेक के 10वें वर्ष उसने बोध गया की यात्रा की थी। आगे देखिए कि अपने राजाभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध में विजय प्राप्त किया था। याद रखिए कब विजय प्राप्त किया था, तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग को प्राप्त किया था। किसने, तो अशोक ने। आगे आपका नेक्स्ट क्या कि अपने राजाभिषेक के 14वें वर्ष धम्म महामंत्रों की नियुक्ति भी की थी। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स आपका कि अपने राजाभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की और उसे करमुक्त उल्विक घोषित भी किया था। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स आपका कि देव नाम प्रिय के नाम से अशोक ने अपने आप को संबोधित किया था। देव नाम प्रिय के नाम से अशोक ने अपने आप को संबोधित किया था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था। पहला अजातशत्रु, दूसरा काला अशोक और तीसरा क्या याद रखिएगा, अशोक। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स आपका कि मोगलीपुत्तिस से दीक्षा प्राप्त कर अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। याद रखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। कितने, तो 84,000। देखिए आगे कि अशोक ने अपने साम्राज्य को 5 प्रांतों में बांटा था। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से रखिएगा फ्रेंड्स। 5 प्रांत कौन कौन सा है, जिसमें उत्तरापथ तक्षशिला उसकी राजधानी, दक्षिणापथ स्वर्णगिरी उसकी राजधानी, अवंती उज्जैन इसकी राजधानी, कलिंग तोशलीय राजधानी, प्राची यानी कि पाटलिपुत्रा। 1 2 3 ये फ्रेंड्स आपका बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि अशोक के अभिलेख। तो भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है, किसने किया था, तो अशोक ने। और अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए कौन कौन है, तो सबसे पहले है शिलालेख यानी कि बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख, उसके बाद स्तंभ लेख, बृहद स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख, और उसके बाद गुहा लेख यानी कि गुफाओं में उत्कीर्ण लेख। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो आपका जो शिलालेख हो गया, स्तंभ लेख हो गया और गुहा लेख हो गया, तो ये हम लोग फ्रेंड्स पार्ट 1 हो गया, तो पार्ट 2 में हम लोग कवर करेंगे अशोक के बारे में। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आप लोगों को जो स्टार्ट हो रहा है, जितना भी हम लोग टॉपिक पढ़े हैं, उस जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उसका ये सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि क्वेश्चन आंसर है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ अगर आप वो पढ़ लिए हैं तो प्लीज़ आप एक बार इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपका जितना भी डाउट है ना फ्रेंड्स इसमें टेस्ट में आपका क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा फ्रेंड्स कि इसका आंसर क्या हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिहार के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग किया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बताइएगा फ्रेंड्स तो किसका यूज़ किया गया। तो मैंने आपको बताया था एक का इज राइट आंसर कीकट। याद रखिएगा कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन बिहार के संबंध में जानकारी के स्रोत है, तो क्या है स्रोत, तो बताइएगा। 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा पुरातात्विक स्रोत हो गया, साहित्यिक स्रोत हो गया, यात्रा वृत्तांत। बताया ना मैंने, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि मध्य पाषाण काल के अवशेष बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं। तो किस जिले से प्राप्त हुए बताइए, तो C3 का सी इज़ द राइट आंसर मुंगेर जिले से प्राप्त हुए हैं। मैंने आपको बताया था, आप पढ़े होंगे तो आप ज़रूर इसको देखिएगा अच्छे से। अगर आप रीड किए होंगे ना फ्रेंड्स तो आपको ये आंसर एक भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए ऐसे लेवल का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में नवपाषाणकालीन हड्डी निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए बताइए, तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई यानी कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बिहार में कृषि तथा पशुओं को पालतू बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ है। तो कब से प्रारंभ हुआ है, तो 5 का सी इज़ द राइट आंसर ताम्रपाषाण काल से प्राप्त हुआ है। कब, कहाँ पे, तो बिहार में। तो देखिए 5 का आंसर कंप्लीट हो गया फर्स्ट का। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग वैदिक एवं महाजनपाद काल पढ़े हैं ना, तो उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को कवर करते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में आर्यों का आगमन हुआ था, तो कहाँ से हुआ था, तो बताइएगा। 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2nd नंबर
कि वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? बताइएगा कहाँ पे मिलता है? तो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी यानी कि शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। 3 नंबर क्वेश्चन है क्या कि वाराह पुराण यानी कि वायु पुराण में किस प्रदेश को अपवित्र प्रदेश कहा गया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बताइए किसको कहा गया है? मैंने आपको बताया था। तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि कीकट को कहा गया है। अगर आप पढ़े होंगे तो आप आंसर जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर की सदानीरा नदी की पहचान बिहार की किस नदी से की गई? तो बताइएगा किस नदी से की गई है? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंडक नदी से की गई है। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर कि किस ग्रंथ में राजगीर, गया एवं पुनपुन को पवित्र क्षेत्र कहा गया है? मैंने आपको बताया था, याद कीजिए। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि वायु पुराण में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर कि किस ग्रंथ में गया क्षेत्र को असुरों का राज कहा गया है? बताइए बताइए कमेंट कीजिए। तो बताइए 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि वायु पुराण में कहा गया है। असुरों का राज किसे कहा गया है? तो गया को। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर कि बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य है? बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है। तो 7 का डी इज़ द राइट आंसर, विदेह। ठीक है, तो विदेह जो है उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 8 नंबर कि विदेह राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता है? मैंने आपको बताया था ये भी, तो बताइएगा। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि यजुर्वेद में मिलता है। तो फ्रेंड्स अगर आप ये टॉपिक पढ़े होंगे तो इसका क्वेश्चन आंसर देने में आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका टोटल मार्क कितना आया। ठीक है, ईमानदारी। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट है आपका कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान बिहार में स्थित है? मैंने आपको बताया था कितने हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कितने हैं? तो बताइएगा 9 का ए इज़ द राइट आंसर। याद रखिए 3 बताया था मैंने, 3 महाजनपद बिहार में हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार के किन राज्यों में अंग महाजनपद स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? तो 10 का बी इज़ द राइट आंसर फ्रेंड्स, यानी कि मुंगेर एवं भागलपुर में है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि अंग महाजनपद की राजधानी थी, क्या थी इसकी राजधानी? तो बताइएगा 11 का ए इज़ द राइट आंसर, चंपा इसकी राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर कि अंगराज का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो किस में मिलता है? तो बताइएगा 12 का सी इज़ द राइट आंसर, अर्थवेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर कि प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था, तो कौन था? तो बताइएगा 13 का डी इज़ द राइट आंसर, अंग था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स 14 नंबर कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? बीपीएससी 47 में पूछे था, तो मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? बताइएगा। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरिव्रज राजगीर थी। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर कि बिहार के किन क्षेत्रों में मगध महाजनपद स्थित था? तो 15 का ए इज़ द राइट आंसर, गया एवं पटना में यह स्थित था। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर कि मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, किस वेद में मिलता है? बताइएगा। तो 16 का बी इज़ द राइट आंसर, अर्थवेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? ये भी मैंने आपको बताया था कौन सी नदी करती है। तो 17 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि चंपा नदी पृथक यानी कि अलग करती है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये 46 बीपीएससी में पूछे हुए हैं, तो कहाँ थी? तो 18 का सी इज़ द राइट आंसर, याद रखिएगा फ्रेंड्स, वैशाली में थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 19 नंबर कि वज्जी महाजनपद कितने कुलों का संघ था? तो कितने कुलों का संघ था फ्रेंड्स? बताइएगा। तो 19 का ए इज़ द राइट आंसर, बताया था मैंने, 8 कुलों का यह संघ था। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर कि कौटिल्य ने किस राज्य का उल्लेख राज शब्दोपजीवी संघ के रूप में किया? तो 20 का सी इज़ द राइट आंसर, लिच्छवी का। 21 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिएगा कि वैशाली की नगरवधु का खिताब किसे दिया गया था? तो किसे दिया गया था? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, आम्रपाली को दिया गया था, आम्रपाली को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर कि लिच्छवी राजवंश का प्रथम शासक कौन था? ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नमेनेदिष्ट। ठीक है, नमेनेदिष्ट
था। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि विदेह वंश की स्थापना किसने की थी? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निमि विदेह ने की थी। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर कि किस शासक ने मिथिला की स्थापना की थी? ठीक है, मैंने बताया था, तो 24 का डी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा, मिथि जनक विदेह ने की थी। नेक्स्ट है आपका 25 नंबर कि विदेह वंश के किस शासक की पुत्री सीता का विवाह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से हुआ था? तो बताइएगा 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिरध्वज जनक। मैंने आपको ये भी आंसर बताया, क्वेश्चन बताया था। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर कि विदेह वंश के अंतिम शासक थे, तो कौन थे? तो 26 का सी इज़ द राइट आंसर, करल जनक थे। तो ठीक है, मैंने ये भी बताया था फ्रेंड्स। देखिए इसका आंसर आप मैच कर लीजिएगा। अब हम लोग मगध साम्राज्य चलते हैं। ठीक है, तो मगध साम्राज्य के जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग वो आज लोग कवर करते हैं। ठीक, तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मगध का सर्वप्रथम वर्णन किस वेद में मिलता है? तो ये बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स है क्वेश्चन ये। तो 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थवेद में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मगध की राजधानी राजगिरी कितनी पहाड़ियों से घिरी थी? तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 पहाड़ियों से घिरी थी। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर कि बृहदत्त वंश का अंतिम शासक था, कौन था? मैंने आपको बताया था। तो 3 का ए इज़ द राइट आंसर, रिपुंजय था। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि मगध साम्राज्य के किस वंश को प्रतिहंता वंश के रूप में जाना जाता है? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर्यक वंश को प्रतिहंसा वंश के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर कि हर्यक वंश के निम्नलिखित शासक बुद्ध के समकालीन थे, कौन थे? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, बिंबिसार और अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर कि जैन साहित्य में हर्यक वंश के किस शासक को श्रेणिक कहा गया है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, मीन्स बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसके साथ बिंबिसार ने विवाह किया था? तो बताइएगा 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चेलना के साथ, महाकोशला के साथ और क्षेमा के साथ, तीनों के साथ इन्होंने विवाह किया था। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर कि प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके दरबार में सुशोभित था? तो 8 का डी इज द राइट आंसर, बिंबिसार के। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर कि राजगिरी नामक नवीन नगर की स्थापना किसने की थी? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार ने की थी। अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स 10 नंबर कि अस्थाई सेना रखने की परंपरा किस शासक ने शुरू की थी? तो 10 का डी इज द राइट आंसर, बिंबिसार ने ही शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर कि किस शासक को कुनिक के नाम से भी जाना जाता है? मैंने ये भी आपको बताया था फ्रेंड्स। देखिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको जितने भी टॉपिक पढ़ाए सब टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार टॉपिक को पहले पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स, उसके बाद इस क्वेश्चन सेट को दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा है और इसका PDF आप टेलीग्राम से ज्वाइन होकर आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, तो कौन था? मैंने आपको बताया था। तो 12 का सी इज द राइट आंसर, बिंबिसार था। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि प्राचीन भारत का विख्यात राजनीतिक वास्कर किसके दरबार में मंत्री पद पर सुशोभित था? तो 13 का बी इज द राइट आंसर, अजातशत्रु के। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर कि कौशल नरेश प्रसेनजित की पुत्री वजीरा का विवाह किसके साथ हुआ था? तो 14 का सी इज़ द राइट आंसर, बिंबिसार के साथ हुआ था, याद रखिएगा बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? मैंने आपको बताया था। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरा कहाँ पे हुआ था कालाशोक, और तीसरा कहाँ बताया था मैंने? तो कमेंट करके बताइएगा कि तीसरा बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था। ठीक है, अगला है 16 नंबर कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उदयन ने, यानी कि 44वां BPSC में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर कि अजातशत्रु के शासनकाल में उदयन कहाँ का राज्यपाल था? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंपा के। तो
तो याद रखिएगा चंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, देखिएगा कि हर्यक वंश का अंतिम शासक था, बताइए। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागदशक। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक था। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिशुनाग। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? तो 21 का डी इज द राइट आंसर, कालाशोक के शासन काल में हुआ था तीसरी द्वितीय बौद्ध संगीति। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महापद्म नंद था। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वश्रुतांत, एकारांत कहा गया है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महापद्म नंद को ही कहा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राज सिकंदर महान का समकालीन था? तो 44 में बीपीएससी में पूछे हुए क्वेश्चन, तो 24 का बी इज द राइट आंसर, धनानंद। ठीक है फ्रेंड्स। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि ग्रीक यूनानी लेखकों ने किसे अग्रमीज कहा है? तो किसे कहा है? तो 25 का सी इज द राइट आंसर, धनानंद को कहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका इसका आंसर की है, तो इसमें आप एक बार मैच कर लीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपका ये अगर बिहार का प्राचीन इतिहास अगर आप पढ़ लिए होंगे तो प्लीज़ ये आपका पार्ट 1 है, मैं आपका पार्ट 2 लेके आऊँगा कल। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ, टेस्ट जरूर दीजिएगा, इसके लास्ट में जो टेस्ट है उसे आप प्लीज़ आप फ्रेंड्स जरूर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग का टारगेट है अब की बार बिहार ऐसा ही पार्ट, बिहार का इतिहास पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम लोग कल लेके आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।